Is it audible? Good afternoon, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Is it audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी अपना एक और चैप्टर फिनिश हो गया है, सॉल्यूशंस, है ना? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, so Yes, ma'am. good enough. So we have to begin with a new chapter. So we have two solid state. ठीक है, solid state ही कर लेते हैं. एक डाउट है 2001 का, वो चेक कर लेते हैं. देखो 2001 के तो तुम मतलब अभी मत जाओ, बिकॉज उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था भाई. क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आते थे. उस टाइम पे लाइक शायद कुछ ऐसा होता था कि 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, 7 करने होते थे, या 7 दिए जाते थे, 5 करने होते थे. ठीक है, तो प्लीज अभी तो पहले 2010 तक ही कंस्ट्रक्टेड अपने आप को रखो और 2010 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करो. इज इट फाइन? यस मैम. ठीक है, अगर पास्ट ईयर पेपर लगा भी रहे हो तो पहले अभी कोशिश करो कि 2010 तक ही करो. लेकिन अगर फिर भी पूछ लिया 2001 का क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, मतलब मिक्स हो जाएंगे. सो इट इज, एक का है 300 नैनोमीटर्स एंड दूसरे का है 500 nanometers respectively. Okay, then in a flask 10 moles of A. Okay, 10 moles इसके लिए जाते हैं और 2 moles of B are mixed. However, as soon as B is added, A starts polymerizing into an insoluble solute. तो A क्या करने स्टार्ट कर देता है? Associate. Polymerization is nothing like association or not? यस मैम, एसोसिएशन. तो जोड़ते हैं ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर इट स्टार्ट्स पॉलीमराइजिंग इनटू अ कंप्लीट सॉलिड एंड इट फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो यहाँ पर थोड़ा सा काइनेटिक्स का यूज हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट इज दे आर फाइंडिंग आफ्टर 100 minutes. ठीक है, आफ्टर 100 minutes 0.525 moles of solute is dissolved which arrest the मतलब ये जो सॉल्यूट हमने डाला है इसकी वजह से पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाता है. क्वेश्चन ये बोल रहा है which arrests the polymerization, मतलब पॉलीमराइजेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, the final vapor pressure of the solution is 400 mm of Hg. Okay, fine. Estimate the rate constant of polymerization. तो K की वैल्यू निकालनी है, K of polymerization reaction. Would you like to try yourself? K of polymerization reaction. एक बार एक अटेम्प्ट लेना चाहोगे सब लोग? Everyone? Yes. किसी को कुछ समझ में आया कैसे करना है? कुछ बता सकते हो? मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, एक बार लास्ट का क्वेश्चन समझा दीजिए, लास्ट पार्ट. 2 लिक्विड्स लिए गए हैं A एंड B, 2001 IIT का क्वेश्चन है. 2 लिक्विड्स लिए गए हैं A एंड B, दोनों के वेपर प्रेशर लिखा हुआ है. दोनों लिक्विड्स को 10 मोल्स और 12 मोल्स के साथ मिक्स किया गया है एंड जो जो लिक्विड है वो फटाफट पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर देता है
एंड उस पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए आफ्टर 100 मिनट्स हम लोग एक 0.5 to 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए। ये सॉलिड सॉल्यूट होता है, ये सॉलिड में है, ठीक है। सो हमें ये बताना है कि जो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही थी वो उसका के वैल्यू क्या था, मतलब उसका जो कांस्टेंट होता है ना, रेट कांस्टेंट, वो वैल्यू क्या थी। ओके मैम। मैम 1 मिनट रुक जाएगा प्लीज। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ तुम लोग ट्राई करो, इसीलिए दिया। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस, स्पीकर। मैम आपने बस अभी यही इसी क्वेश्चन से शुरू किया है ना? हाँ 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 हाँ। मैम एक्चुअली हमारे मैम इंटीग्रेटेड बैच के टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ थी, उसमें यस मैम, तो लिख रखा था पहले। तुम्हारी क्लासेस शायद 6 o'clock से नहीं है। नो मैम आइडिया अभी मैम। तो मैम एक्चुअली हेमराज सर अभी 11th की क्लास लेंगे, मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है टाइम ओके, टेबल। तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक आई विल पुट द मैसेज ओवर देयर ओनली। यस मैम, थैंक यू मैम। टाइम टेबल में 4 से 5:30 केमिस्ट्री लिखा हुआ है X01 के लिए। क्या लिखा हुआ है? X01 के लिए हमारे केमिस्ट्री में लिखा हुआ है। हमारे में मैथ्स लिखा हुआ है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा उन्हें। ओके, यस, देखो एक क्वेश्चन मैंने जस्ट पुट किया है, ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो जनरली हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं अभी, क्योंकि पहले मतलब लाइक वही वाली बात है, पहले ऑब्जेक्टिव कर लो फिर सब्जेक्टिव कर लेंगे, तो इसको करते हैं। बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो वी कैन डिस्कस इन दिस थिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। तो इसमें हमने 2 लिक्विड्स लिए हुए हैं जिनका 300, मतलब सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी? मैम एक बार ब्रीफली बता दीजिए क्या है। अच्छा, मैम briefly ये बता वो देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पैकेज हाँ से, हाँ मुझे भी हाँ डाउट था इसमें मैम। हाँ हाँ। सो इसमें ये है कि तुम्हारे को 2 लिक्विड्स दिया हुआ है, ए एंड बी। उनके प्योर कंडीशन के प्रेशर्स हम लोगों को शेयर किए गए हैं, 300 एंड 500 नैनोमीटर, सॉरी mm ऑफ Hg। और उसके बाद में क्या होता है कि 10 मोल्स और 12 मोल्स रिस्पेक्टिवली मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। सो अब जब मिक्स करे जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ए के कांटेक्ट में बी आता है तो ए जो है वो पॉलीमराइज करने लगता है, और पॉलीमराइजेशन के बाद वो जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके, सो व्हाट इज इट, अब जब 100 मिनट्स के बाद में हम क्या करते हैं, इतना मोल सॉल्यूट डाल देते हैं जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, एंड वी फाइंड दैट द फाइनल प्रेशर इज 400 mm ऑफ Hg। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द के वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का के वैल्यू निकालना। अब समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अच्छा मैम चलो मैं ऐसे करेंगे, दोनों का सेपरेटली मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। माने कि अगर कोई n नंबर ऑफ मोल अगर ए के पॉलीमराइज हो गए हैं तो मैम उनको वो फिर मैम वेबर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, बाकी के हिसाब से वेबर प्रेशर निकाल के क्रिएट कर लेंगे इसके बाद। So see what we will do. We already know ये 10 moles थे और ये 12 moles थे. Can you agree with this? यस ठीक मैम। है, तो at 100 minutes क्या हुआ होगा, कुछ Na moles of A are getting polymerized और 10 minus Na बचा रह जाएगा. Can we say like this? यस मैम। ठीक है, they got polymerized. अब उन्होंने हमें बोला है कि जो फाइनल प्रेशर है वो 400 mm of Hg है। ये प्रेशर किसकी वजह से आया होगा? A left after polymerization and B left after polymerization, सॉरी B जो डाला था उसकी वजह से आएगा या नहीं आएगा? यस मैम।
Yes, ठीक है, ma'am. अब पीए अपन कैसे निकालते थे? पीए निकालते थे एक्स से इंटू पीए नॉट, ऐसे निकालोगे ना? Yes, ma'am. What will be the mole fraction of this? It will be 10 into this upon इसके moles plus कितना हो जाएगा 12 और प्लस हम लोगों ने एक सॉलिड चीज भी डाली थी 0.525 मोल्स की, इसके बराबर होगा या नहीं होगा? चेक आउट. Yes, ma'am. So can I write like this? 400, that was the final pressure. It is going to be equal to 10 minus Na, इसका mole fraction 10 minus Na plus 12 plus 12.525, मैं थोड़ा क्लब करके लिख दे रही हूँ, इनटू इसका प्रेशर कितना हुआ करता था 300 नैनोमीटर्स, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, दिस plus 12.525 into 500. Can we say like this? Yes, ma'am. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पर अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करने लगे तो कैन यू सॉल्व फॉर Na? Yes, ma'am. अब Na की जो भी वैल्यू आती है तुम्हारे पास, Na की जो भी वैल्यू आती है, तो अब हमारे जो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसके लिए हम क्या रिएक्शन लिखते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? Kt is equal to 2.303 log of A naught upon AT, ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? A naught कितने के साथ तुमने स्टार्ट किया था? T में क्या आ जाएगा? 100. ओके, और स्टार्ट कितने के साथ किया था? 10 मोल्स के साथ, और यहाँ पे बचा कितना? 10 minus Na. Can you solve this now? Yes. Yes, And ma'am. after solving you will Yes, get ma'am. the value of K. Yes, ma'am. ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था. और जो के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? मिनट इनवर्स. मिनट इनवर्स क्यों लिख रहे हैं समझ में आया? क्योंकि ये 100 मिनट्स बोला गया था. Yes. Yes, ma'am. तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन में बन गया. ठीक है अभी? Yes. ओके, सो दैट सीम्स तुम लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए. सो ये तुम्हें चैप्टर कंपैरेटिवली कैसा लगा? इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट? सॉल्यूशंस कैसा लगा? इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट किस स्केल में दोगे? हम बस कैलकुलेशंस की वजह से ये थोड़ा मॉडरेट की तरफ. मॉडरेट हाँ, टाइप का, कैलकुलेशंस कभी कभी कैलकुलेटिव है गंदी आ बस, और जाती कुछ है. नहीं. Yes, ma'am. कैलकुलेशन बस थोड़ा था, बाकी सब इजी. लेकिन यहाँ पे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होगे. एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, है ना? और एक क्वेश्चन का मतलब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना वहाँ पे. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. वहाँ पे हो जाएगा. मतलब वैसे Approximation भी ले सकते हैं क्योंकि दूर दूर ही होते हैं यूजुअली. यस वही चीज है, अप्रोक्सीमेशन करके भी कर सकते हो. तो वहाँ पे तो कर पाएंगे ना हम लोग? अगर एक आध क्वेश्चन हो तो कर पाएंगे. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट. हाँ, मैम वो जो ln of A0 by AT है, उसमें AT जो है वो टोटल कंसंट्रेशन एट T नहीं लिखेंगे? क्या बोलो? आई एम मैम नॉट जो एबल टू लिसन. व्हाट डिड यू से? मैम जो AT है, हाँ, मैम उसमें टोटल कंसंट्रेशन एट टाइम T नहीं लिखेंगे? क्या नहीं लिखना चाहिए? मैम टोटल कंसंट्रेशन. किसका टोटल कंसंट्रेशन बेटा? मतलब मैम आपने जो 10 माइनस Na लिखा है, हाँ, वहाँ पे प्लस 0.525 प्लस 12 क्यों नहीं होगा? करेंगे बेटा? ए ही तो पॉलीमराइज कर रहा है. वो तो कोई नया सॉल्यूट है ना. रीड द क्वेश्चन. इट इज अनदर अच्छा मैम, सॉल्यूट ना. पॉलीमराइजेशन क्या दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन? क्या? हम पॉलीमराइजेशन के लिए हमने लिखी हुई है ये इक्वेशन. अरे पॉलीमराइजेशन ये ए नॉट था और ये 10 माइनस Na पॉलीमराइज कर गया, और उसके बाद हमने एक सॉल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन को हमने स्टॉप करवा दिया. मैम क्लियर है. मैम हाँ, तो ए मैम ही मेरे नाम, पॉलीमराइज कर रहा है ना. एक्सक्यूज मी ये मैम, एक एक्स्ट्रा चीज है. हाँ बोलो. मैम मेरे नाम का मैम एक फेक अकाउंट आ गया है. एक मिनट. व्हाट इज योर नेम? मैम यश त्रिपाठी. यश तुम तो अभी यू आर जस्ट. मैम विदाउट प्रोफाइल मैम रिमूव हो गया. हाँ, एक मिनट. जस्ट लेट मी चेक इट. अभी तो दो यश दिख रहे हैं. 212. I think they either they change the name or something like that. Okay, fine. So बेटा अभी ये डाउट क्लियर हुआ?
यस मैम। ठीक है, और हमने वो क्यों नहीं लिया? इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, fine. So let's begin with the next thing. हाँ, हमें is- solid state start करना था. That's what we were going to start with. ठीक है? Okay. Fine, चलो. And one more thing, please, मतलब don't expect कि व्हाट्सएप पे ना डाउट्स नहीं लिए जाते हैं. हम नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर सकते हैं तो तुम्हारे डाउट ज्यादा होंगे, बट व्हाट्सएप पे डाउट कैसे लें, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि अब तुम एक थोड़े मतलब पहले जब क्या होता था, तुम लोग थोड़े वैसे डाउट्स पूछते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे. तुम लोग फर्स्ट टाइम 11th में थे तो तुम्हारे डाउट्स बहुत वैसे हुआ करते थे, वो एक दो लाइन में सॉल्व हो जाते थे. बट नाउ यू पीपल आर ऑल्सो बिकमिंग स्मार्टर डे बाय डे. सो दैट इज वाई तुम्हारा जो डाउट का जो क्राइटेरिया है वो भी इम्प्रूव हो चुका है. अच्छे क्वालिटी के डाउट्स तुम लोग पूछते हो, और वो डाउट्स मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी बचती है तुम्हारे बैच में, ऑल बैचेस ऑफ क्लास 12 जो हम लोग व्हाट्सएप, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बचती है, क्योंकि तुम सबसे अब बहुत क्वालिटी डाउट्स आने लग गए. अब बताओ, अगर यही वाला क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें आंसर करती तो क्या तुम्हें समझ में आता? This I'm taking an overview. Tell me yourself, if I am answering it on WhatsApp, will you be able to get it? नो मैम। No, ma'am. I No, don't ma'am. think so. मतलब I don't think so. It is just a wastage of your time also, and along with it हमारा टाइम भी. तो इसलिए मतलब क्वेश्चन भेजना है तो पहले भेज दो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनरली हम लोग कोशिश करेंगे उसे क्लास में ही डिस्कस करें, और अगर हमें लगेगा कि हमारे डाउट्स क्लास में नहीं हो पा रहे तो हम एक नंबर ऑफ क्लास बढ़ा देंगे. ठीक है, ये कम कर लेंगे, जो भी होगा हम उस वे में मैनेज कर लेंगे. बट कोशिश करेंगे हम डाउट्स यहीं पर ही लें. इंडिविजुअल डाउट्स हम नहीं अभी फॉर द टाइम भी. केमिस्ट्री में तो मैं एटलीस्ट नहीं एंटरटेन करूंगी. उसका रीजन क्या है? तुम सब मेरे लिए इक्वल हो. तो अगर जैसे ये डाउट मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया तो शायद कोई बच्चा जो यहाँ तक नहीं पहुंचना चाह रहा होगा उसके लिए भी एक एडवांटेज हो गया. तो मेजॉरिटी डाउट्स आई विल डिस्कस इन दी क्लास ओनली. ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस? अगर लगेगा कि हाँ ये कभी कभी तुम जैसे थक जाते हो क्वेश्चंस करते करते, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हो सकता है मैं तुम्हें आंसर कर दूं वहीं पर ही. बट अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ देम आई एम गोइंग टू टेक इट इन दी क्लास इटसेल्फ, क्योंकि उससे सबकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. इज इट फाइन? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दो, या यहाँ पे ही बता सकते हो एज यू फील लाइक. इज इट फाइन दिस वे? दूसरे का भी तो हेल्प हुआ. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, हो सकता है कोई ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और स्कूल मैनेज करने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको भी समझ में आएगा. तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम डाउट्स को मैं मतलब ज्यादातर यहीं पर ही लूंगी. ठीक है, सो जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज. वैसे तुम्हें खुद से कर लेना चाहिए, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1 at 290 Kelvin, 298 Kelvin. मोलारिटी, कभी कभी ना बहुत सारे क्वेश्चन में तुम देखोगे मोलारिटी और मोलालिटी सेम ही ट्रीट किया जाता है. इन दिस चैप्टर मोलालिटी एंड मोलालिटी इज अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो लगभग सेम ही आ जाती हैं. Okay, then the density of the solution is given to you as 2 grams per centimeter cube. Find the ratio of molecular weights of solute and solvent. Come on, try karo. I don't think it is too difficult. Find the molecular weight ratio of molecular weights of solute and solvent. Try karo. Shall I help? Or you want to try on your own now?
हम 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ हाँ ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग। मैम ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है ना? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके मैम। मैम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में दिया है ना? हाँ बेटा, मोल देखो 0.1 है, मतलब 5 से कम है, 0.5 से तो सॉल्यूट ही तो होगा। कम अमाउंट में जो चीज होती है वो सॉल्यूट होती है। तुम ये कर सकते हो इजी करने के लिए, कैन आई अज्यूम टोटल नंबर ऑफ मोल्स टू बी 100। 1? यस मैम, यही Yes, कर रहे ma'am. ओके, थे मैम। वेरी गुड। सो दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? 0.1. 0.1। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 0.9। 0.9। अब इन्होंने मोलालिटी और मोलारिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो कुछ ना कुछ तो यूज होंगे। डू यू Yes, एग्री? ma'am. कहीं ना कहीं तो यूज हो Yes, ही रहे ma'am. होंगे। तो सपोजिंग आई एम कैलकुलेटिंग मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें? हम मैम 0.9 मोलैरिटी इनटू इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मोलैरिटी वेट। दिया था क्वेश्चन में। हाँ बेटा, ये देखो, ठीक है। सो टेल मी, ये भी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। सो टेल मी योरसेल्फ, एडवांस का, टेल मी योरसेल्फ, मोल्स पता है तो कैन वी कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट? हम 0.9 इनटू मॉलिक्यूलर वेट यस, डिवाइडेड वेरी बाय गुड। 1000 करेंगे तो यस, इनटू मोलारिटी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा 0.9 इनटू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन किसका लिखेंगे? सॉल्वेंट का लिखेंगे, एंड इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट हैज टू बी इन केजी। ओके, और वेट यहाँ पर जो आएगा वो ग्राम्स में आएगा। कैन यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, बिल्कुल ma'am. डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, बट यू लॉस्ट होप, तुम थोड़ा डर गए। और सिमिलरली अगर मुझे मोलारिटी निकालने को बोला जाएगा तो मोलारिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। चेक इट आउट। मास डिवाइडेड Yes, बाय ma'am. Yes, so डेंसिटी बाय density of solution we know they have given us, and density 2 will be gram what? percentage. Yes, density will be what? Mass of solution upon volume of solution. Do you agree with this? Yes, ma'am. So what is the mass of, sorry, what is the density of the solution? वो हमें दिया हुआ है 2 grams per ml. Mass of solution में क्या हो जाएगा? 0.9 plus mass of, sorry, 0.9 into mass of solvent plus 0.1 into mass of solute. लिखोगे कि नहीं? Yes, ma'am. And वॉल्यूम जो आएगी वो किस में आएगी? ml में। तो अब हम इसको यहाँ ml. पे पुट कर दे 0.1, and then it will be how much? 0.9 mass of solvent plus 0.1 into mass of solute, और क्योंकि ये ml में आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम मास into 2, और क्योंकि ये ml में आ रहा है, what we will do next? We will multiply it by 1000. Do you agree?
यस मैम अब Yes, इक्वेट ma'am. इक्वेट कर देते हैं तो रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इक्वेट कर सकते हैं ना, इससे और इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1000 अपॉन 0 पॉइंट कितना बचेगा, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी 1000 m टाइम्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी हाउ मच, 200 अपॉन 0.9 solvent plus 0.1 mass of solute. So can you solve this to get the final thing? Yes. Can you find Yes, the ma'am. mass of Yes, solute ma'am. upon Yes, mass of solute? ठीक है, बस कैलकुलेटिव ज्यादा है और यही होता है जो तुमने दोनों क्वेश्चंस किए, एडवांस के ही क्वेश्चंस है और यही होते हैं मेंस के क्वेश्चंस। अगर जब तुमने किए होंगे तो तुमने रियलाइज किया होगा उनकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, बट एडवांस के क्वेश्चंस में कम कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है बस। ठीक है, दिख रहा है ना डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, और बस इतना ही डिफरेंस होता है। और क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो कम दे देते हैं वो लोग। यहाँ पर मेंस में 30 मिलेंगे तुम्हें और वहां पे 18 मिलेंगे, तो कैलकुलेशन 2 पेज की, अभी तक तुमने जितने डाउट्स पूछते थे 1 पेज में सॉल्व हो जाता था, अब डबल होगा कि नहीं अप्रोक्सीमेटली? यस मैम। Yes. ठीक है, तो बस यही है तुम्हारे दो थोड़े बहुत जो डाउट्स थे। सो शैल आई स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट नाउ? मैम Yes, ma'am. Yes, please pardon me again. You weren't audible to me. मैम एक डाउट है हाँ मैम, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड डाइमराइज करते हैं बेंजीन में, हाँ तो मैम मतलब यही इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एसिटिक एसिड का, मैम 60 लिखेंगे या फिर 120? डायमराइजेशन के लिए मॉलिक्यूलर वेट के लिए अपन को वैन हॉफ फैक्टर लगाना पड़ेगा ना, और वैन हॉफ फैक्टर में क्या था तुम्हारे पास में, वैन हॉफ फैक्टर क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ? एक मॉलिक्यूल जो है वो डायमराइज होकर के डबल मॉलिक्यूल बना रहा है कि नहीं? यस मैम। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब डबल मॉलिक्यूल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डबल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो इट विल बिकम वन पार्टिकल, यस two मैम। particles will associate to become one particle. Don't you think उसका molecular weight double हो जाएगा? यस मैम। यस और हमने पढ़ा भी था ना, observed upon calculated, upon calculated। तो जो तुम 60 बोल रहे हो वो तुमने कैलकुलेट किया है कि नहीं? क्योंकि ऑब्जर्व तो तुम पेन एंड पेपर पे नहीं कर सकते हो। तो और आई की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1/2 माइनस 1, यही करते हो ना, इंटू अल्फा। चेक आउट, आई की वैल्यू ये था ना, यस मैम। मैंने बताया था आई एसोसिएशन के लिए 1/2 करेंगे और डिसोसिएशन के लिए करेंगे, तो विल इट बी लाइक दिस और नॉट? यस मैम। तो यहाँ पे बोलो अल्फा, यहाँ पे 1 ट्रीट करेंगे क्योंकि फुल एसोसिएशन। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस, ये कितना आएगा आई की वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आएगा 1/2। और तुमने कितना कैलकुलेट किया था, सॉरी मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था, थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। सो टेल मी योरसेल्फ कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड? ट्वाइस ऑफ द कैलकुलेटेड। यस, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ऑब्जर्व्ड विल बी, मैम एक्चुअली मैम मैम ये पैकेज उसी में आया है। पैकेज में क्वेश्चन यस था मैम, थर्ड हाँ एक्सरसाइज में जी प्रीवियस का। ईयर मैम, उसमें बेसिकली पूछा गया था कि एक बार हम लोगों को बेंजोइक एसिड मैम बेंजीन में डाला गया, प्लीज प्लीज थोड़ा लाउडर लाउडर। हाँ ठीक है, एक बारी मैम बेंजोइक, यस मैम, हाँ एक बार बेंजोइक एसिड को 100 ग्राम्स एसीटोन में डाला गया है और हाँ दूसरे केस में बेंजोइक एसिड को 100 ग्राम्स बेंजीन में डाला गया है। हाँ हाँ तो ठीक फिर है। उसमें वो पूछ रहा है कि दोनों में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेंजोइक एसिड का जो ऑब्जर्व होगा। हाँ तो बेटा देखो, एसीटोन के केस में क्या होगा, एसीटोन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बेंजोइक एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है वो एसीटोन के साथ जाना चाहेगा ना, यस मैम। तो वो सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करेगा, मतलब एसोसिएशन यहाँ नहीं होगा, यस या मैम। होगा भी तो बहुत कम टेंडेंसी होगी।
Yes. बट व्हेन यू डिसॉल्व इट इन सच अ सॉल्वेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई फॉन एलिमेंट नहीं है, वहां पर क्या होगा, ये खुद से एसोसिएट होना चाहेगा कि नहीं? एसोसिएशन इज पॉसिबल Yes, ma'am. एंड हियर यू विल गेट दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर तुम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हो जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, जिसके अंदर कोई फॉन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ही एसोसिएशन पॉसिबल होगा। गेटिंग इट नाउ? मैम तो इसमें इसमें तो एक्चुअली दूसरे केस में तो मतलब फिर मतलब चेंज आना चाहिए ना जहाँ पे एसोसिएशन आ रहा है। हाँ, तो वहीं पर तो आ रहा होगा। मैम बट उसमें दोनों में ही 122 दे रखा है आंसर में। यस मैम। दोनों का सेम दिया है, पता नहीं क्यों। जबकि दूसरे वाले में तो मैम डबल हो जाना चाहिए क्योंकि वो डाइमराइज करेगा उसमें। हाँ, तो दूसरे वाले में तो डबल होगा ही बेटा। मैम फर्स्ट एक्चुअली वाले में क्यों दिया हुआ है मैम वो? फर्स्ट में तो उसमें मैम मैम फर्स्ट में एज इट इज यस दिया मैम है, एसीटोन में तो बेंजोइक एसिड करेगा का नहीं वो 122। डाइमराइज, तो इसलिए सेम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम बट सेकंड में डाइमराइज करेगा तो ऑब्जर्व तो डबल आना चाहिए ना ओरिजिनल के। हाँ, मैम डबल बट ही है उसमें बेटा। आंसर में एरर होगा, एरर होगा। यस तुम मैम। अपनी बुक एनसीईआरटी बुक में देखो, सबसे बेस्ट है इसके लिए। उसमें पैकेज में तो एरर हो सकता है। मैम ये कंफर्म ही करना था इसीलिए एक बार हाँ, मतलब बुक में तो पूछना देखो था। लिखा है ना, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन। यस मैम। मैम हाँ, वो बस तो मैम वो पता ही था बट उसमें पता नहीं क्यों लिखा, यहाँ मतलब पे एक बार एरर आ गया है। यस मैम थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, ये प्लीज ये जो डाउट है ना, इसको लिख के मत भेजो। तुम एक आध चीजें मिस कर देते हो तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होता है, पूरी क्लास का टाइम चला जाता है। 350 dissolved in 100। ठीक है, चलो अभी ये हो गया फिनिश। मैम यस। मैम बस एक छोटी सी चीज पूछनी है। हाँ। मैम एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन इजी सा था, हो गया था उसमें। बस बेसिकली पी नॉट जो था एक टर्म, वो बेसिकली हमें लिखना था क्या कहते हैं, वाटर का वेपर प्रेशर इनिशियली। तो मैम वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में तो वैल्यू दी नहीं हुई थी, तो अगर उसमें हम 1 ATM लेके चलेंगे तो आंसर आ रहा था। हाँ, तो सही तो है ना बेटा। मैम अगर वाटर का वेपर प्रेशर 1 ATM कैसे? बेटा भाई वाटर वेपर में कन्वर्ट कब होता है? बॉइलिंग कब होती है? हम 100 डिग्री सेल्सियस पे होते तब तो ठीक है 1 ATM, लेकिन क्वेश्चन हाँ, टेम्परेचर भी मेंशन नहीं था। एंड मैंने नेट पे सर्च किया तो तब वो 0.03 ATM दिखा रहा है वाटर का। और अगर 100 नहीं, डिग्री मुझे सेल्सियस, लगा तुम 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, तभी इसमें 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं लिखा है। मैम वो पता है ऐसे जितने भी मैम क्वेश्चंस देखे हैं हम लोगों ने, उसमें हर जगह 760 mm ऑफ HG ले लेते हैं वो। यस वो मैम, इसलिए ले लेते हैं एज्यूम क्योंकि कर वो लेते हैं 100 इसमें। डिग्री सेल्सियस पे ही होगा फिर। मैम क्योंकि फिर वो कभी भी टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं करते। मैम एक क्वेश्चन में तो बोला था कि बॉइलिंग कंडीशन बेटा है, दूसरे में बताया ही नहीं। वो तुम्हारे पैकेज में मतलब कह लो कि एरर है वो। यहाँ पर एरर है, बट अगर वो 760 ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो बॉइलिंग कंडीशन पे ही ले। ओके मैम। ठीक है, इट इज एन एरर इन योर मैम ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर दिया वो। कौन सा वाला? ये वाला? यस मैम। ये मैम ऐसे प्रीवियस। 2 क्वेश्चंस थे। एक मैम मतलब बेसिकली इसमें मैम जेई मेंस का एक क्वेश्चन था, उसमें स्पेसिफाइड ही नहीं था कि मतलब किस टेम्परेचर पे हो रहा है। और एक दूसरा लेकिन और वो क्वेश्चन क्वेश्चन सही था था। बट उसमें था नहीं, क्वेश्चन सही था बट मैम ये मुझे लगा कि कोई फैक्ट बेस्ड चीज तो नहीं कि 760 हर जगह लेना है। नहीं यस नहीं, मैम, हर बॉइलिंग जगह तो कंडीशन नहीं मैम हर लेना जगह है, हर अज्यूम कर जगह तो लेते हैं पॉसिबल अपने नहीं है। तरफ से। नहीं, हर वरना हर टेम्परेचर पे बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम वही तो मैम वो अजीब लग रहा था, उसमें नहीं दिया भी नहीं, नहीं था। वो कुछ एरर आ गया होगा वहां पर टाइप करते टाइम से। ओके, एंड इस चीज को बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के लिए तुम मतलब क्या कर सकते हो, अब नरेंद्र अवस्थी वाली बुक सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हें वहां पे हमेशा स्पेसिफाइड मिलेगा। उनमें उनकी बुक में कंपैरेटिवली कम एरर्स है, मतलब हैं एरर्स लेकिन पूरे चैप्टर में एक आध मिलती है, तो वहां पर तुमको एरर्स नहीं दिखेंगी। पैकेज में तो एरर्स हैं, इसीलिए समटाइम्स ना आई डोंट आस्क यू टू डू इट। वहां पे एरर्स हैं, थोड़ी टाइम नहीं लग रहा है, उसको करेक्ट करवाना है। गेटिंग इट? एंड मैम एक लास्ट डाउट है। मैम अगर दे दिया है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, 3 एलिमेंट्स, मतलब तीनों के बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट सेम दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड 3 दिए हुए हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है एंड के बी वैल्यू दी हुई है।
तो हमें रिलेट करना है मॉलिक्यूलर मतलब वेट सेम दिया हुआ है, यस मैम। उनका क्या दिया हुआ है और एंड मैम एक टेबल था उसमें बॉइलिंग पॉइंट और केबी वैल्यू दे दी है बॉइलिंग तीनों की। पॉइंट दिया हुआ है और केवी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मैम हमें दोनों को देख के बताना है कि कौन सा रिलेशन एक्स के लिए होगा, कौन सा वाई के लिए और कौन सा जेड के लिए। मतलब किस टाइप का रिलेशनशिप? हाँ मतलब बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 5 हम्म तो और वो एक्स का है तो हम्म एक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी केवी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। मतलब ओके, एक फाइन मैच द फाइन। फॉलोइंग टाइप का था, हाँ उसमें हाँ टेबल फाइन दी है। थी। सो देखो जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो ये सॉल्यूट डाले हुए हैं ना किसी सॉल्यूशन में और फिर बॉइलिंग पॉइंट निकाला है। उसमें उसमें एक्स एक्चुअली वाई कुछ भी जेड क्या मेंशन है, नहीं किया। लिक्विड है या सॉलिड है? हम प्योर कुछ है, भी नहीं लिखा था बस लिक्विड। यस प्योर मैम उसमें लिक्विड लिखा था एक्स वाई जेड। ऐसा लग रहा है मैम, कुछ स्पेसिफाइड है नहीं उसमें एक लेकिन। मिनट। मैम ऐसा मैंने प्रीवियस ईयर यस यस मैम। हाँ यस यस मैम। मैम। ओके थैंक यू। सो सी बॉइलिंग पॉइंट बोला था, केबी वैल्यू दिया हुआ था और मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने बोला था कि सेम है। ओके अगर चेंज बोलते तो भी हम लोग निकाल सकते थे। मैम एग्जैक्ट अच्छा जो हाँ एक स्टेटमेंट मिनट दिया हो हुआ है जाएगा ना। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, आर टीबी स्क्वायर अपॉन एलवी। मैम यस यही मैम। मैम सोच मैम के मैम यही कर यूज कर रहे लिया थे। था मैम, बट हाँ तो इसमें मैम बेसिकली वो लेटेंट हीट वाले उसमें प्रॉब्लम हो रही थी जो नीचे था। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है हम ज्यादा उसको हीट दे रहे होंगे तो मतलब लेटेंट हीट ज्यादा ही लगेगी ना, क्योंकि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, इफ मतलब पता नहीं तुम लोगों ने मैम फिजिक्स में बट पढ़ा है। मैम मतलब अलग अलग, लेकिन चीजों के लिए तो मैम नहीं अलग नहीं, अलग हो सी सकती है। सी व्हाट हैपेंस इज लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट सप्लाइड टू ये इसका लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। ठीक है, ml मतलब 1 kg सब्सटेंस को हीट करने के लिए जो हीट लगने वाली है उसको ही बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब उसका स्टेट चेंज करने के लिए, फ्रॉम स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगने वाली है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या मास कांस्टेंट है या नहीं है? यस मैम। तो दैट मीन्स 1 मोल को जो चेंज करने के लिए जो हीट लगने वाली है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो कांस्टेंट लेनी पड़ेगी अपने को। कैन यू ओके गेट मैम इट? ओके मैम मैम। फिर हो अब हो जाएगा जाएगा। डायरेक्टली मैम प्रोपोर्शनल वही हो मैम वैसे जाएगा। उसकी होता नहीं रिलेशन है। से किया था, बट हाँ मैम वैसे बस हो उसी में फंस रहा था, मतलब नहीं नहीं, अब कंफ्यूजन हो समझा। रही थी। होता नहीं है ऐसा कि एक्स वाई तीनों का लेटेंट हीट सेम हो, बट वो बोल रहे हैं ना मॉलिक्यूलर वेट सेम है। और ये तुमने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू ml और एक होता है Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। आई थिंक तुम्हारी बैच में से किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था आइस कितनी हम मेल्ट लिखवाए थे होगी। आप। यस मैम। ऐसा कर करके कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें ही कर पाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं शायद। ठीक है, ओके मैम। अब हो जाएगा। ओके यस मैम। एनीथिंग एल्स? वैसे आज तुम्हारी क्लास के डाउट्स जितने भी आए बहुत वर्ड्सफुल और अच्छे क्वालिटी के डाउट्स हैं। मतलब इट्स लाइक गिविंग मी अ गुड फैक्टर दैट यू पीपल रियली एंजॉय डूइंग दिस, बिकॉज आई नो कि तुम्हारी ऑर्गेनिक की भी इतनी क्लासेस होती हैं, वहां से भी अच्छा खासा होमवर्क मिलता होगा। फिजिकल का भी तुम मैनेज कर रहे हो, तो तुम दोनों चीजें मैनेज कर करके कर पा रहे हो, वो मेरे लिए एक अच्छी चीज है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। मैम यस मैम इस वाले क्वेश्चन का बुक में एक्सप्लेनेशन एक दिया हुआ था क्या? मैम कि उसको इन्होंने रिलेट करा था केबी को पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, और हाँ उसको फिर डायरेक्टली क्या कहते हैं उसको रिलेट किया था उससे बॉइलिंग पॉइंट से। तो हम वो ठीक रहेगा एक्सप्लेनेशन? मोलैरिटी से रिलेट किया था, हम तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना वो जो नहीं तुम नहीं मैम, मोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। किससे पोलैरिटी? यस मैम। कैन यू स्पेल इट? मैम POL, P फॉर हाँ पेंगुइन। पोलैरिटी, देखो अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा डिसोसिएट होगा, वो चीज वाला चीज लगा रहे हैं वो। बट यस आई अज्यूम्ड इट एट कि अभी वो डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, मतलब आई अज्यूम नो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इज हैपनिंग। मैंने उस वे में किया था सॉल्व। हाँ मैम ओके वैसे मैम भी बट में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हाँ तो हुआ है। वही तो, अगर मेंशन नहीं है तो हम और हमें सॉल्यूट के नाम ही नहीं पता आइडियल है। ही ले लेंगे हाँ तो सीधे। हम यस। आइडियल ही लेके करेंगे, इसलिए मैंने आइडियल लेके किया है। ओके मैम। मैम हाँ मैम मैंने एक बुक देखी थी मैम, उसमें जैसे जो हेनरीज लॉ है मैम, वो कहता है कि जो प्रेशर है हमारा
वो मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैम, लेकिन उस बुक में लिखा था कि मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। मेरे ठीक है, मेरे तो सही बात है, लेकिन क्या उनने चीज फिर से मोल्स, बोलो उल्टा मुझे समझ नहीं आया, तुमने इतना जल्दी बोल दिया। मैम उनने एक तो हेनरी लॉ होता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है हमारा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, हाँ ठीक है। और मैम अगर इसमें देखा जाए उसका मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या प्लीज रिपीट अगेन, मोल्स एट मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ दोनों वे में लिख सकते हो, इधर वे। हाँ लेकिन मैम हम लोग हेनरीज कांस्टेंट लगाते हैं, वो मोल्स सर लगाते हैं। हाँ उस बुक में प्रेशर सर लगा हुआ था, तो फिर से नहीं क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे नहीं फिर? नहीं नहीं, गलत है। तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसको ही रेफरेंस बुक माना जाता है। उसमें जो फॉर्मूला, उसमें किधर की तरफ लगा है बताओ। मैम P is equal to KH into HH। मैम हेनरीज कांस्टेंट टू वो मोल्स। बहुत सारी बुक्स ने गड़बड़ किया है, ठीक है, वो सब बहुत सारी बुक्स ने गड़बड़ किया है। बट हमको जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें किसको रेफर करना है, क्योंकि देखो जो बाकी लोग बुक्स प्रिंट करते हैं उनसे एरर हो सकती है, बट एनसीईआरटी हमारी रेफरेंस बुक है। अगर एनसीईआरटी गलती कर रही है तो हम क्रॉस क्वेश्चन लगा सकते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि आपने ये दिया है, आपकी बात हम फॉलो कर रहे थे, हम गलत पढ़ रहे थे, ठीक है। बाकी बुक के ऊपर उन्होंने, आईटी ने नहीं स्पेसिफाई किया है ना, एनटीए ने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको, एक मिनट बेटा, हाँ तो बेटा मैं तुम्हें यही बोल रही थी कि अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी वाली बात आती है ना, तो हम एनसीईआरटी को ही भरोसा मानेंगे, ठीक है। हम एक्चुअली जब आपने हिंदीज लॉ पढ़ाया था तो आपने भी गलती से उल्टा लिख दिया था। वो हो सकता है, by mistake I may have done it. So whatever is given in NCERT, you need to follow that. Okay? ठीक है? हाँ हो सकता है, by mistake I may also have done it, but whatever is given in the book, you will follow that. Is it fine now? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. चलो फिर एक्चुअली होता भी यही है कि मतलब जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना, मतलब वो चीज मेरे ऊपर भी फॉलो होती है कि बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, कि मैं तुम्हें बोलती हूँ ना ज्यादा वेटेज इसका है तो इसके ऊपर फोकस करना। तो कई बार होता है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो पढ़ा रहे होते तो हम भी फुल टाइम फोकस करते हैं कि भाई इसका वेटेज ज्यादा है तो इसको अच्छे से पढ़ा दो, इसको अच्छे से पढ़ा दो, और उसमें हम कोशिश करते हैं, मतलब फुल अटेंशन टाइप होता है क्लास जैसे होता है ना, वैसे हो जाता है। बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, हेनरीज लॉ पता होता है कि अरे पूछा ज्यादा ज्यादा जाता नहीं है, पूछी भी जाती तो कहानियां पूछी जाती है कि सी डाइवर ऐसे क्यों करता है, कोल्ड ड्रिंक क्यों ऐसी हो जाती है। तो उस टाइम पे मे बी बाय मिस्टेक इट मे हैड हैपेंड विद मी आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग, अगली बार से मैं इस पर ध्यान रखूंगी, मतलब तुमने मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी है ना, तो अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी हेनरीज लॉ लिखूंगी तो ये चीज मुझे भी रिकॉल होगी कि मुझसे भी यहाँ गड़बड़ हो सकती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टेल यू, मतलब ये तुम्हें खुद दिख रहा होगा, मैं तुम्हें बार बार क्यों बोल रही हूँ क्वेश्चंस करो क्वेश्चंस करो क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपकी जो कुछ मिस्टेक्स होती है ना, जो आपको पता ही नहीं होते हैं, जैसे फॉर मी ऑल्सो हो सकता है कि मैंने और भी बैच में कहीं गलत लिखा हो, बट फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ मिस्टेक विच आई वॉज ऑल्सो इग्नोरिंग बिकॉज नो वन पॉइंटेड इट आउट, बट वेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस तो तुम्हें खुद दिखता है ना, अरे ये मुझसे गड़बड़ हो रही है, एंड यू आर एबल टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। So that is a live example I can give it to you. That is why I keep on telling you, solve more questions than reading the theory. It creates a difference. और हमारे को एग्जाम भी तो क्वेश्चन सॉल्व करके देना है ना, थ्योरी लिख के थोड़ी ना देना है, हाँ फर्क पड़ता है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विथ सॉलिड स्टेट नाउ। कितने लोगों के स्कूल में हो गया है? हम डीपीएस में हो गया। ओके, हो डीपीएस में गया। कितने चैप्टर्स हो गए हैं बेटा, वैसे बता दो। मैम ये नहीं पता, मैम ये 2 तो कंप्लीट हो गए हैं। ओके फाइन, तो मतलब अब इसमें एक चीज जो है जो तुम बुक से पढ़ सकते हो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैं ओरली बता देती हूँ, बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड तो तुम कर सकते हो। They have fixed shape, volume, and shape and all. Intermolecular forces are strong. Intermolecular distance is short. Then they have fixed positions. They are incompressible and rigid. Can you do all these properties from the book? From your whatever school book you have. इसको तो बताने की जरूरत है क्या? 8, 9, 10 तुमने सब ये पढ़ी होंगी।
Can I Yes, skip this ma'am. part? Yes, Okay. ma'am. So now see, जो छोटे छोटे particles होते हैं ना जिससे solid बना होता है, वो atoms, ions या कुछ भी कह लो. So on the basis of arrangement, on the basis of arrangement of the particles, जो solids होते हैं ना उनको हम दो category में divide करते हैं. Solids can be divided as can be of two types. ठीक है, अब तुम्हें पता तो होगा ही सॉलिड्स को हम दो टाइप्स में जनरली डिवाइड करते हैं. दैट इज व्हाट, कैन यू गिव मी द नेम्स? Crystalline and amorphous. Crystalline and amorphous. Crystalline solid and the amorphous solid. Amorphous solid. तो जैसे डो हो गया, या जो तुम लोग छोटे बच्चे थे तो प्लास्टिसीन या वेट क्ले, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? उनका शेप नहीं होता है, तुम उसको प्रेस करते हो तो शेप चेंज हो जाता है ना. स्पॉन्जेस ये सब वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं तुम्हारे अमॉर्फस सॉलिड्स में. So, जो हम जो जनरली सॉलिड बोलते हैं और जो चीज हमारे दिमाग में होती है वो क्या होती है? ये वाली जो विच हैज अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, जिसका शेप प्रॉपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं योर टेबल, योर बुक्स, योर चेयर एंड ऑल इज इन दिस कैटेगरी. बट जिनका इररेगुलर शेप होता है, जैसा भी हम बनाना चाहें हम उसको मोल्ड कर लेते हैं. जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको हम लोग अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, तब वो क्या हो जाता है? देन इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड. अब क्योंकि इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है पार्टिकल्स के बीच में, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स होता है, इसलिए इस वजह से क्या होता है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है. मतलब एक पॉइंट पे क्या होता है, हमें उतनी ही एनर्जी देनी होती है जितने इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए. बट यहाँ पर क्या होता है? इररेगुलर शेप होता है. मतलब हो सकता है दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो और दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो. तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम कम एनर्जी लगाएंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, और जब ज्यादा लगाएंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा. तो यहाँ पर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता. रेंज होगी. यस, हाँ, रेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट. यस. यहाँ पे देयर इज नो फिक्स, देयर इज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे वो सॉफ्टन होता है, और यही वो टेम्परेचर होता है, यही वो रेंज होती है जहाँ पे हम उसको मोल्ड कर पाते हैं. यू माइट हैव सीन दिस वीडियोस एंड ऑल, यूट्यूब वगैरह पे तुमने देखे ही होंगे, डिस्कवरी वगैरह पे वो ग्लास होता है, ग्लास पीस को लेते हैं, उसको हीट करते हैं, फिर उसको अपने मोल्डेबल शेप्स में डिजाइन करते हैं. यू हैव सीन सच वीडियोस? यस मैम. तो वही चीज है, हम उसको वो किस फेज में हम ले आते हैं? हम हीट करते हैं और उसको अमॉर्फस फेज में लाते हैं. मतलब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और वो सॉफ्ट होता है. ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर इट सॉफ्टन्स, जहाँ पे हम उसको अपनी डिजायरेबल शेप में मोल्ड कर लेते हैं. अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता तो वो क्या होता है? लिक्विड से फटाफट आइस में सॉलिड से फटाफट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, एंड उस केस में हम उसे अपने डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाते. ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? कास्टिंग करते हैं. कास्टिंग मतलब क्या होता है? हम एक मोल्ड ले आते हैं और उसके अंदर उसका लिक्विफाइड फॉर्म डालते हैं. जैसे आइस है, आइस का तुम्हें पता है ना, वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है. वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, याद करो, शेप फिक्स होता है. तो वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एकदम फिक्स होता है. हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है वेयर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. फाइन, बिकॉज ऑल दी particles are at equal distances from each other. But यहाँ पर वही वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे unequal distances हैं. That is why it is in amorphous solids. So if you want ice to be in desired shape, तो क्या करना पड़ता है? कास्ट. मतलब आइस को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? उनको एक मोल्ड में डालना पड़ता है कि नहीं, अगर इफ यू वांट अ पर्टिकुलर शेप. यस मैम. बट वही तुम ग्लास को देखो, प्लास्टिक को देखो, तो वहां वाले केस में क्या होता है? हम उनको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं बाय जस्ट मेल्टिंग इट, बाय सॉफ्टनिंग इट. तो वो रीजन समझ में आ रहा है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में? यस मैम. ठीक है, वहां पे फोर्सेस हर जगह इक्वल लगते हैं, और इक्वल फोर्सेस मतलब एकदम से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, when you cut with a sharp edge tool, cut with sharp edge tool, they split into pieces, and जो pieces बनते हैं वो उनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है या नहीं होता है? यस, Regular. Yes, बिल्कुल स्मूथ होता है. बट व्हेन यू कट देम विद अ शार्प नाइफ, डोंट यू गेट इरेगुलर सरफेसेस? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हें दो टर्म्स, देखो ये सब कहानी तो मतलब लाइक क्या बोलते हैं, सोते हुए भी कोई पूछेगा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, इतना तुम लोग क्लियर हो के आराम से बता सकते हो, लिख सकते हो. जो टर्म तुम्हें याद रखने हैं, जिसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये होते हैं एन आइसोट्रोपी. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, वेयर एज जो अमॉर्फस होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. Isotropic in nature. अब I don't know why do students generally get confused. They say crystalline is isotropic. मतलब ये confusion मैंने बहुत बार देखी है, जब उनसे पूछी जाती है तो वो confuse हो जाते हैं और they say crystalline solids are iso, क्योंकि iso उनको लगता है same है और same regular arrangement है crystalline में, so they say it is isotropic. This is a silly mistake which you people tend to do, but ध्यान रखना, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया और तुम्हें बोला कि सबसे ज्यादा ट्रबल यहीं पर आती है. अब देखो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है. आइसोट्रोपिक का मतलब है which has same physical properties, when measured in various direction, when measured in different directions. ठीक है, जब हम अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो फिर कैसे होगा. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि हमारा एक सॉलिड है, वो कैसे रेगुलर अरेंज्ड है, मतलब कैसे पार्टिकल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज बिकमिंग लाइक दिस. कैन वी इमेजिन सॉलिड लाइक दिस? Yes, ma'am. yes, ऐसे ऐसे करके जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये हो गया. ठीक है, ये हमारा सॉलिड है. अब इसके जो पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखा है और यहाँ पर है. इस तरीके से ऐसे ऐसे पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं. अब जस्ट सी, if I start moving in a particular direction, don't you think इस point पे there will be very high density? Check it out, because the particle is kept over there. Yes ma'am. yes, Then ma'am. as you will move, you will get, मतलब ऐसे चार balls रख दो तो यहाँ पर एक empty zone मिलेगा. Yes ma'am. तो जब तुम ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करोगे, डोंट यू थिंक यहाँ पर तुमको लोएस्ट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ एयर मिलेगी? Yes. And Yes. then you move again over here, don't you think you will again get high density? Yes. So is there a difference in the physical property or not? Yes ma'am. See, density is varying, हार्डनेस इज वेरिंग. यहाँ पे तुमको Yes, सबसे हार्ड मिलेगा और बीच में वॉइड में तुमको सॉफ्ट मिलेगा या खाली मिलेगा. हार्डनेस इज वेरिंग, डेंसिटी इज वेरिंग, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरिंग और नॉट इफ आई मूव इन वेरियस डायरेक्शंस. डू यू एग्री Yes, विद दिस ma'am. पॉइंट और नॉट? Yes ma'am. Yes. Very good. But when you're talking about an isotropic substance or an amorphous substance, what happens? हमें पता ही नहीं होता है पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, वो ऐसे अरेंज होते हैं, कभी ऐसे अरेंज होते हैं. अब इस इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, जो एवरेज फिजिकल प्रॉपर्टीज है won't they be same because they are continuously moving. एवरेज डेंसिटी या एवरेज हार्डनेस की बात करें, won't you think it is same? आएगी सेम या नहीं आएगी? Yes ma'am. Yes. यहाँ पर फिक्स्ड मतलब पोजीशन होने की वजह से हमें वॉइड जो है वो फिक्स ही मिलेगा. यहाँ पर क्या होगा, 50% टाइम वो यहाँ बैठेगा, 50% टाइम यहाँ बैठेगा. तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी?
So this is the Yes, ma'am. point of confusion. बच्चे ज्यादातर मतलब जो मेरा ड्रॉप है मतलब मेरे को ज्यादातर ऑब्जर्व हुआ है और शायद मेरे साथ में भी हुआ था एज अ किड, वो ये था कि मैं आइसोट्रोपिक को आई यूज्ड टू मिस्टेक इट विद सेम पोजीशन. It is not same position. It is for same physical properties when measured in all the directions. Now due to the continuous movement of particles in amorphous solids, जो उसकी physical properties होती हैं वो सारे direction में लगभग सेम आती हैं, बट यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती हैं. दैट इज व्हाई दिस इज एनाइसोट्रोपिक एंड दैट इज आइसोट्रोपिक. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. ये Yes, ma'am. सब मतलब जब तुम थ्योरी पढ़ने बैठोगे ना सॉलिड स्टेट की, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बहुत आता है. ठीक है. अब उसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखो ये चैप्टर ना मतलब वैसे बहुत अच्छा है, बट इसमें 3D व्यू बहुत चलेगा. तो इसके लिए क्योंकि वी आर कनेक्टेड वर्चुअली तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाला है, एंड दैट इज द रीजन मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप के जो चैप्टर्स है ना जिसमें हम थोड़ा सा एफर्ट दें और लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए. मतलब टेस्ट में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही बोला था कि हमारे फिजिकल में मार्क्स ज्यादा बेटर है. आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट. ओके, आई डोंट नो इट इज इट ट्रू और नॉट, बट मैंने जब मुझे मतलब तुम लोगों ने अपने मैसेजेस दिए थे आफ्टर द टेस्ट, some of you know continuously tell me कि हाँ मेरा टेस्ट ऐसा हुआ, ये मेरा ऐसा रहा. तो जो मेजॉरिटी लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं उन्होंने यही बोला था कि हमारा फिजिकल ज्यादा बेटर हुआ एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट. फाइन. तो माय रीजन इज आल्सो द सेम वे कि हम लोग ऐसे ऐसे चैप्टर्स कर ले जिसपे स्कोर बड़ा अच्छा आने वाला है, जिसमें हमारे एफर्ट कम लगेंगे लेकिन आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा. ऐसे चैप्टर्स को पहले कर ले एंड बिफोर द ना स्कूल वाले अपना प्रेशर बनाना स्टार्ट करें कि भाई तुम्हें प्री बोर्ड देना है, ये देना है, वो देना है, उससे पहले कर लें. तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ना ये 3D व्यू रिक्वायर करेगा. तो थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए रूम पे बैठेंगे, अपने जो दीवारें हैं ना, जैसे इफ यू कैन रिकॉल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दीवारों को पढ़ के समझने की कोशिश करी थी ऑर्बिटल्स के लिए. Yes, Yes, Then also we were virtually connected with your batch, if I can, yes, if I'm ma'am. not wrong. हम लोगों ने Yes, पहली ma'am. बार ऑनलाइन स्टार्ट किया था एंड हम लोग वर्चुअली ही कनेक्टेड थे. तो इस टाइम पे भी ये जो चैप्टर है ना इसमें 3D व्यू बहुत ज्यादा रिक्वायर होने वाला है. तो हम लोग वही इमेजिन करेंगे, हम लोग रूम पे बैठे हैं, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर, सामने वाला कॉर्नर. इस वे में मुझे थोड़ा सा तुम्हें गाइड करना पड़ेगा. तो बी रेडी विद दिस थिंग. ये प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी. ठीक है. फाइन. लेकिन इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, मैं थ्योरी कम करी है, मैंने टेबल्स बहुत बनाए हैं. टेबल्स बहुत बनाए हैं. ठीक है. तो अगर तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं भी समझ पाते हो, लेकिन अगर इन टेबल्स को ही लर्न कर लेते हो ना, यू कैन गेट अ गुड स्कोर. यू कैन इजिली स्कोर गुड. ठीक है. तो जितना भी थ्योरी में मुझे बताना होगा ना उसको फिर बताने के बाद में मैं क्या करूंगी, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करवा दूंगी. तो टेबल्स भी अगर तुम लर्न कर लेते हो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट, मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की जो रिक्वायरमेंट है ना वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी. दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस. फाइन. 3D व्यू है, Yes, ma'am. वर्चुअली एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट लास्ट ईयर के बच्चों ने मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी थी, इनफैक्ट अच्छी रैंक्स भी दी थी. तो there was no problem, but still considering your point of view might be a problem, but still we will try to tackle with tables. तो अगर तुमने tables भी learn कर लिए you will get a good score. ठीक है. So चलो ये फिर से बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं. So there is first thing types of solids. ठीक है. एक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं. So types of solids, जो molecular solids होते हैं, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, molecular solids, उनको हम लोग डिपेंडिंग अपॉन उनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैसा कैसा फोर्स लगता है, एक तो होता है पोलर फोर्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दूसरा क्या हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. एंड थर्ड, जो सॉलिड बनते हैं ड्यू टू विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Sorry. So can you give me an example of polar and non-polar molecular solids? Can you give me examples? मैम पोलर जैसे HCl. From polar
हाँ वेरी गुड, बहुत सही तुमने मतलब वो कर लिया कैच। HCl अगर हम सॉलिड में लेते हैं तो उसमें कैसा फोर्स होगा, पोलैरिटीज डेवलप हो चुकी होंगी, या SO2 ले लें, इनका अगर हम सॉलिड फॉर्म ले लें तो ये सब में पोलैरिटी डेवलप हो चुकी होती है। नॉन पोलर में जैसे कौन आ जाएगा, Cl2. आयोडीन, शुगर, आयोडीन सॉलिड क्या होती है, ड्राई आइस बोलते हो ना, ड्राई आइस CO2 होती है ना, CO2, मैम तो सॉलिड उसमें देखो CO2। हाँ CO2 ऐसे बॉन्डिंग करती है तो पोलैरिटी खत्म हो गई ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, डाइपोल इज 0। यस मैम। yes ma'am, रिकॉल ऑल दिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा एग्जांपल आएगा, आइस। ice ठीक है। वाला, अब अपने हिसाब से बता दो कि किसमें फोर्सेस ज्यादा होंगे, नॉन पोलर में कौन से फोर्सेस लगते हैं, डू यू रिकॉल, वंडर वॉल्स van der फोर्सेस। Waals forces, लंदन फोर्सेस भी बोलते थे हम लोग, yes ma'am, यस मैम, जिसको हम क्या लंदन बोलते थे, डिस्पर्शन। पोलैरिटी डेवलप हो जाती थी तो वी कॉल dipole, डाइपोल dipole, डाइपोल इंटरेक्शन। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। hydrogen bond, और यहाँ पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो किसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, पोलैरिटी में सबसे पोलर ज्यादा का होता होता है, है, डाइपोल डाइपोल सबसे। yes ma'am, polar का होगा, मतलब इसका वैसे इतना ज्यादा नहीं होता जितना आयनिक का होता है, तो आयनिक का मैं हाई लिख रही हूँ, इसका लो लिख रही हूँ, कैन यू गेट इट व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, आयनिक का सबसे ज्यादा होता है ना, यस मैम। इसलिए आयनिक को Yes. आयनिक से तो लो ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको लो की कैटेगरी में डाला है। कैन यू फॉलो टिल हियर, यस मैम। यस मैम। yes ma'am, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये चीज जो है वो किस कैटेगरी के, उसमें मतलब जेई मेंस में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने कंपेयर करवाया। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स के बीच में कैसा फोर्स होगा, आयनिक बॉन्ड। electrostatic, ionic bond यस, होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं, तुम तो फिजिक्स में पढ़ ही रहे होगे ना ये चीज अभी, yes ma'am, yes आराम से। कूलम्बिक फोर्स तब तुम्हारे लिए नया टर्म तो नहीं होगा। देन इट इज गोइंग टू बी हाई, एंड यू नो द एग्जांपल्स, इसमें मुझे लिखना है NaCl, KCl, यस, ठीक है, मतलब मेटल्स बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। देन देयर विल बी मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेटल, इनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं मेटालिक फोर्स, metallic bond, और यहाँ पर क्या होता है, ये भी काफी हाई होता है। ये किसके प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है, मेटल्स के बीच में, जैसे आयरन पार्टिकल, एक आयरन और दूसरे पार्टिकल के बीच में, एक कॉपर पार्टिकल, एक सिल्वर पार्टिकल और दूसरे सिल्वर पार्टिकल के बीच में। कैन यू फॉलो दिस। यस yes मैम। ma'am, फिर एक सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के बीच वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। और लेकिन इनका जो बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि किसमें होती है, डायमंड। डायमंड में, हाँ डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये सब इसी में आएंगे। ओके, ग्रेफाइट में तो वैन डर वाल फोर्सेस होता है ना, वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं दो लेयर्स के बीच में, बट हम एक आपस कार्बन में एटम कार्बन में ऐसे तो हेक्सागोनली bond कनेक्टेड होता होता है ना, yes तो ma'am, किस yes फोर्स ma'am, के yes वजह से कनेक्ट होगा, एक कार्बन, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। फिर ये जो हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, यही था ना कॉन्सेप्ट। यस yes ma'am, यस मैम। तो ये जो एक जैसे एक पेपर है और दूसरा पेपर है, तो एक पेपर दूसरे पेपर के ऊपर कैसे प्रेजेंट है, थ्रू वैन डर वाल फोर्स, दिस इज द वैन डर वाल फोर्स, गेटिंग इट। यस मैम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे जो तुम्हारे थ्योरी मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में तुम्हारी बुक में गिवन होंगे, ठीक है। तो तुम्हें रीड करना है, जो डाउट्स आएंगे एज जैसे हम लोग करते आए हैं हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्लास से पहले सेंड कर देंगे, वी विल जस्ट डिस्कस ऑन दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डेफिनेशन जो मैं बार बार बोलने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, वन इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, और यू कैन से क्रिस्टल यूनिट, एक क्रिस्टल का एक छोटा सा यूनिट। तो एक छोटा सा यूनिट क्या होता है, जैसे जो जब हम रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप
रेगुलर बनेगा या इररेगुलर शेप बनेगा? जैसे यहाँ पर हम जब उनकी Regular. पोजीशन को Regular फिक्स shape कर बनेगा। देते हैं और जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हेक्सागोनली बनती है ना रेगुलर। यस मैम। Yes, ma'am. और ये हेक्सागन बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसी को रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, in space and of points in space is called as crystal lattice। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम पार्टिकल। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, मैं पहले एक स्क्वायर बना लेती हूँ, ये इस तरीके से है, फिर एक ये पार्टिकल पीछे है और ये ऐसे कनेक्टेड है। फाइन, सो नाउ जस्ट ट्राई टू लिसन। फाइन, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट था, ये एक पार्टिकल प्रेजेंट था, यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट था, यहाँ एक पार्टिकल प्रेजेंट था, इसके जस्ट पीछे ये मैंने स्लैंडिंग बनाया है, बट कैन यू इमेजिन दिस विल बी जस्ट बिहाइंड दिस and this is behind this, this is behind this, this is behind this. So just imagine you are sitting, तुम्हारे जो बैक साइड वाली बॉल है उसके 4 पॉइंट्स देख रही हो तुम, बैक साइड वाली बॉल के 4 पॉइंट्स होंगे, आगे वाली बॉल के तुम्हें 4 कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, 2 फ्लोर पे और 2 रूफ पे, एक रूम ऐसे ही बना है ना। Yes, ma'am. तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो हमें एक शेप दिख रहा है, एक रेगुलर शेप दिख रहा है। Yes, ma'am. तो एक्चुअली क्या है, ये क्या है, ये हमारे हैं कह सकते हो एटम्स। अगर हम एटम्स को ठीक से ऐसे अरेंज करके रखें, मतलब हम एटम्स को ऐसे रखें, फिर दूसरा एटम इसके बगल में रखें, एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस, ओके, वी कीप ऑन डूइंग दिस, और उसके बाद में हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, सेंटर्स को ज्वाइन कर दें। सो इन 2 डायमेंशन कैन यू सी, यू विल गेट अ स्क्वायर। Yes. But if you extend it further backward, so in 3 dimension, can you see you will get a cube? यस ठीक है, मैम। अब देखो इसी को ही हम लोग पीछे आगे की तरफ और एक्सटेंड करते हुए चले जाएं, तो हमें क्या मिलने वाला है, ये देखो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड करते चले जाएं, like this. So see, again you are getting another cube, मतलब तुम्हारे रूम के जस्ट बगल में फिर से एक रूम मिल रहा होगा। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम्हें अभी के स्टेज में समझाना, बट ट्राइंग टू बी वेरी। ऐसे देखो ये एक्सटेंड कर दिया हमने, इनके फिर सेंटर्स ज्वाइन करे, तो हमें दूसरा रूम मिला। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसी को ही ऊपर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो ऊपर भी हम सेम वे में रूम बना सकते हैं, इसके ऊपर एक पार्टिकल, इसके ऊपर एक और पार्टिकल, ये ऐसे रख दिया, फिर इधर एक पार्टिकल रखा, इधर एक पार्टिकल रखा, इधर, तो ये देखो इसके जस्ट ऊपर एक और रूम बन गया, जैसे फ्लैट्स में होता है, यस एक के मैम। ऊपर एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल रूम्स होते हैं। जनरली फ्लैट्स में जो आर्किटेक्ट होता है वो सेम होता है, तो ये क्या होता है, ऐसे बिल्कुल एक के ऊपर एक रूम्स बनते चले जाते हैं। Can you imagine like this? यस मैम। And see, Yes, we are ma'am. getting a regular geometry every time. We are getting a regular geometry. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब मैच बॉक्सेस के ऊपर रखते चले जाओ, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर तो ये देखो, इस रेगुलर ज्योमेट्री का जब हम एक पार्ट लेते हैं, देखो इस रेगुलर ज्योमेट्री का जब हम एक क्यूब की बात करेंगे तो हम उसे कहते हैं यूनिट सेल। जो भी रेगुलर ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही है उसके एक यूनिट की बात करोगे, जैसे कि यहाँ पर एक क्यूब की बात करोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट सेल। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे वॉल्स में यूनिट सेल क्या है, Brick. Very good, that means you were following it. Unit cell is a brick. Can you get it? यस मैम। ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल हो गया। अब जो ये पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन कर करके, इमेजिनरी जो सेंटर ऑफ द एटम्स है जिनको ज्वाइन कर करके हमने ये रेगुलर ज्योमेट्री बनाई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट,
फाइन, ये यहाँ पर सेंटर को जो ज्वाइन करके हम लोग बना रहे थे ना, ये पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज द लैटिस पॉइंट। मैम वो सेंटर को आप बोल रही हैं? हाँ, ये एक पार्टिकल है, क्योंकि अब मैं पूरा बनाऊंगी तो बड़ा हैप्पैज़ार्ड बनेगा ना। तुम देखो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तो ये जो मैंने रेड रेड बनाए हैं ये सेंटर ऑफ द एटम्स है, ये जो रेड रेड बनाए हैं। और ये देखो यहाँ पर उसका दूसरा डायग्राम बनाया है एटम्स के फॉर्म में, ब्लैक पार्ट हमें इज क्या द, उसमें एटम का कर्नल है ये? यस, सेंटर ऑफ द एटम, यस। कैन यू फॉलो नाउ? क्योंकि अगर मैंने सर्कल सर्कल बनाया होता फिर ज्वाइन किया होता तो डायग्राम बड़ा गंदा बनता, तुम नहीं समझ पाते। तो जस्ट इमेजिन द सेंटर ऑफ द एटम्स, द सेंटर ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड एज द लैटिस पॉइंट, जिनको अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ वाले केस में जो रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है वो कैसी बन रही है? एक क्यूबिकल शेप बन रहा है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. So what is it? Unit cell is the smallest portion of crystal lattice, जो अपने आप को स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे ब्रिक होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, वैसे ही which repeats in different directions and generates the entire lattice, जैसे एक शुगर का जो पीस तुम देख रहे हो या फिर एक कॉमन सॉल्ट का जो पीस देख रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तब जाकर के एक शुगर का क्रिस्टल बनता है या फिर एक सॉल्ट का क्रिस्टल बनता है। तो तुमने मिश्री अगर देखी होगी, जो बड़ा शुगर लंप बोल सकते हो, क्योंकि शुगर का भी ऐसे क्यूबिकल ही लैटिस होता है, उसका वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्यूब जोड़ के ही बनाता है। तो उसमें भी देखा होगा तुम, अगर बड़ा भी शुगर लंप उठा लो तो उसमें जो एजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब लाइक क्यूब से ही बने दिखते हैं। यस मैम। Whereas अगर डायमंड का शेप देखो तो डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इज समवॉट क्यूबिकल। जब तुम्हें बचपन में भी डायमंड बनाना सिखाया गया होगा तो देखो ऐसे बनाना सिखाया गया। Now you can see yourself, it is a combination of so many you can say prism put together. देखो, Yes. Yes, ma'am. it will become a combination where we are putting many prisms together. तो जो स्ट्रक्चर भी होता है ना, वो उसी पे गवर्न करता है कि तुम्हारा ब्रिक किस शेप का बन रहा है। जैसे यहाँ का जो ब्रिक है वो किस शेप का बन रहा है? प्रिज्म शेप का बन रहा है। शुगर का जो ब्रिक है या कॉमन सॉल्ट का जो ब्रिक है वो किस शेप का बन रहा है? क्यूबिकल। ठीक है। फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिकल है, ठीक है, थोड़ा सा हेक्सागोनल है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन मेजर पार्ट जो लैटिस का शेप हम लोग पूरे चैप्टर में कवर करेंगे, वो कैसा शेप कवर करेंगे? क्यूबिकल शेप। कैन यू फॉलो? यस मैम। ठीक है, ज्यादातर हम लोग क्यूबिकल शेप को ही कवर करते हैं, राइट। तो अब क्यूबिकल शेप को कवर करते टाइम तुम्हारी बुक क्या बोलती है? क्यूबिकल शेप्स में भी बहुत सारी वैरायटी क्रिएट होती है। तो कैसे क्रिएट होती हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जो हमारी बुक्स है ना, कोई भी बुक लेना किसी भी बोर्ड की, या तुम स्कूल बुक पहले पढ़ोगे, एज आई कीप ऑन टेलिंग यू। तो जो हमारी बुक्स होती हैं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट, इसी में मतलब मैं रब कर रही हूँ। तो हमारी जो बुक्स होती हैं उन्होंने क्या किया है, अब ये जरूरी नहीं है क्यूब बने, जैसे मैच बॉक्स उठाओगे तो इट कैन बी अ क्यूबॉइड आल्सो, इट इज नॉट फिक्स ना कि हमेशा क्यूब बने। ब्रिक उठा लेते हैं या मैच बॉक्स उठा लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्यूबॉइड भी हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया है बुक्स में, उन्होंने हर एक साइड का नाम दे दिया, लाइक दिस इज ए लेंथ, योर हाइट इज सपोजिंग ए लेंथ, ब्रेड्थ इज बी लेंथ एंड दिस इज सी लेंथ। लाइक तुम्हारा रूम में देख लो, तीन अलग अलग, अगर तुम्हारा रूम पूरा स्क्वायर शेप का नहीं है तो तुम्हें तीन अलग अलग डायमेंशन दिख रहे हैं, लेंथ इज डिफरेंट, ब्रेड्थ इज डिफरेंट एंड हाइट इज डिफरेंट। Yes. यस मैम। और देखो तीन अलग अलग एंगल्स भी मिल रहे होंगे तुम्हें, मतलब अगर अभी तो हमारा क्योंकि रूम क्यूबिकल है सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, बट यहाँ पर हमें तीन एंगल्स मिलेंगे। यस मैम। कैन यू सी? तीन एंगल्स मिलेंगे। यस मैम। ठीक है।
तो अब इनकी वैरायटी के हिसाब से, मतलब इनकी वैरायटी के हिसाब से हम लोगों ने इनके नाम रखे हैं। जैसे कि हम लोग इधर जाते हैं, ये मतलब एक चार्ट बना हुआ है, मतलब इफ पॉसिबल लर्न इट। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कभी आ गया तो हमें पता होना चाहिए। तो अब इसके हिसाब से हमारे को क्या बनता है, हमारे पास क्या बनता है, एक बनता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर में बताओ क्या होने वाला है, A will be equal to B will be equal to C, Yes, ma'am. and alpha will be equal to beta will be equal to gamma, and it will become 90 how much? degree. 90 degree. 90 ठीक है। अब सपोजिंग इस क्यूब का, ये जो क्यूब है, इसका मैं ऊपर से एक पार्ट पुल कर लूं, जैसे ऊपर से अगर मैं इसका ऊपर से एक पार्ट को पुल कर लो, जैसे मैच बॉक्स है ना, उसका कवर ले लो और ऊपर का जो सरफेस है उसको ग्लाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। ऊपर हम से अगर मैं पैरेललो पाइप Yes, वही समझ में आ गया। मैंने एक सरफेस को ग्लाइड करवा दिया। तो इस केस में क्या होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल, या फिर कॉल इट एज रोम्बोहेड्रल। ठीक है। इसका देखो क्यूब का ही हमने एक और पार्ट बना लिया, तो इसमें क्या हुआ, रोम्बोहेड्रल। नाउ व्हाट इज इट, इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री रहे। देखो एंगल्स चेंज हो जाएंगे ना। यस मैम। ठीक है। अब इसी पार्ट को, जैसे इसी पार्ट में मैं क्या करूं, क्यूबॉइड बना दूं। क्यूबॉइड बना दूं मतलब A एंड B are equal but C is not equal and all angles are also 90 degree. Then this shape is called as tetragonal. देखो ये सब varieties possible है। यस मैम। ठीक है। अब क्या करें, मतलब क्या करते हैं, तीनों के हम लोग जो साइड्स हैं वो डिफर कर देते हैं, मतलब परफेक्टली क्यूबॉइड बना लेते हैं, लेकिन ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री। देन यू कॉल इट एज ऑर्थोरोम्बिक। ये सब वैरायटीज है जो पॉसिबल है। ये क्यूबिकल हो गया, ये ट्रायंगल, और ये वैरायटीज बस अपने को लर्न करनी है। इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, क्यूबिकल से ही आते हैं। ठीक है। अब इसको फिर से, जैसे हमने इसको पुल किए करके बनाया था, इसको भी पुल करके बना सकते हैं। यस मैम। तो उसमें एक एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, A is not equal to B is not equal to C and अल्फा एंड बीटा आर 90 डिग्री, लेकिन एक एंगल हमने चेंज कर दिया, that is not equal to 90 degree, then it is called as monoclinic. Is it fine? ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंडीशन टू गेट अ रोम्बोहेड्रल थिंग। और हेक्सागोनल, ये देखो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, A एंड B विल बी इक्वल बट C जो होगा वो डिफरेंट होगा, और अल्फा एंड बीटा विल बी 90 डिग्री बट वन एंगल विल बी हाउ मच, 120 डिग्री। लाइक आई विल शो यू हाउ। सो सी हेक्सागोनल बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर इसको नीचे एक्सटेंड कर दो, नीचे एक्सटेंड कर दो, नीचे एक्सटेंड कर दो, नीचे एक्सटेंड कर दो, तो ये देखो कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल बनेगा। कैन यू गेट इट? यस मैम। सो सी योरसेल्फ, A और B तो सेम रहेगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल, लेकिन ये C डिफर करेगा या नहीं, हाइट डिफर करेगी। It can be Yes, same or it ma'am. can be different. And similarly, you can see ये एंगल 120 डिग्री होगा, बाकी 90 होंगे, बट एक एंगल तो 120 आता है ना, ये तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो ये कुछ वैरायटीज होंगे जो तुम्हारे लिए पॉसिबल होंगे, वो तुमसे पूछ सकते हैं। इसमें देखो मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत कम रहता है, जितना पॉसिबल था मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। बाकी यू कैन जज योरसेल्फ, इट इज अ लर्निंग वर्क, दैट्स व्हाट आई कैन से। Don't you think it is a learning work? Yes. मैम तो तुम्हारी बुक एक में बार भी, पीछे, हाँ बोलो। मैम एक बार लास्ट स्क्रीन खोलिए। मैम मोनोक्लिनिक को क्यूबॉइड कह सकते हैं? मोनो किसको नहीं बोल मैम सकते ना, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री नहीं है।
क्यूबॉइड ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑल Yes. एंगल्स आर 90 डिग्री ना, Yes, ma'am, समझ गया। ठीक है। तो तुम अपनी बुक में देखोगे, चाहे किसी भी बुक में हो, किसी भी मतलब बोर्ड की बुक की बात करोगे, तो तुम्हारी बुक में ना एक चार्ट बना होगा, देयर इज अ यू कैन से 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप के हम लोग लैटिसेस बना सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर मैं नेम लिख रही हूँ, यहाँ पे एक्सिस का मतलब जो साइड्स हैं उनका रिलेशनशिप क्या है, यहाँ एंगल्स, फाइन। फिर किस टाइप के हो सकते हैं इनको मतलब यहाँ पे लिखा होता है, और इनको हम बोलते हैं ब्रावियस लैटिस। ये क्या है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट गिव मी टाइम एंड देन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आता है तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक। अब खुद से बता दो क्यूबिक में क्या होगा, A will be equal to B will be equal to C, do you agree? Yes, ma'am. और इसमें क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ये कितने वैरायटी में हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को तुम बोल सकते हो सिंपल, सिंपल। फिर एक होता है फेस सेंटर्ड और एक होता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है ना वो इन पे ही ज्यादा टिका हुआ है, मतलब NaCl का पढ़ेंगे, जिंक जेंक सल्फाइड का पढ़ेंगे, कॉपर का पढ़ेंगे, इनके ऊपर ही हमारा सिलेबस जो है वो टोटली बेस्ड है। बट क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है तो हम लोग बाकी चीजों को भी पढ़ लेंगे। देन वी विल हैव टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कितने बार प्रेस किया जाता है, 1 टाइम, मतलब एक एंगल खींचना है, मतलब A विल बी इक्वल टू B एंड देन इसमें 2 ही वैरायटी पॉसिबल है, व्हाट इज प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो चार्ट बना हुआ है क्या मैं तुम पे छोड़ सकती हूँ, तुम लर्न कर लोगे? Yes, हमारी ma'am. बुक्स Yes, में ma'am. तो मिल Yes, जाएगा ma'am. ये, Yes, ma'am. बुक्स में बाद क्या होगा। लिखा है हाँ, मैम? एंगल्स के बाद जो हेडिंग लिखी है वो क्या है वो? ब्रावियस लैटिस वो क्या है मैं बताऊंगी, इसीलिए मैंने बोला क्या मैं ये पार्ट छोड़ सकती हूँ, कैन यू लर्न इट ऑन योर ओन फ्रॉम द बुक इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर एंड एवरीथिंग। Yes, Tell me, ma'am. do you Yes, ma'am. agree with this? ओके सो देखो जो ये हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ क्यूबिक सेल पढ़ना है। अब क्यूबिक सेल में भी वैरायटी क्या होती है, ब्रावियस लैटिस क्या होती है, कहाँ पर हमारे एटम्स प्लेस्ड है उनकी लोकेशन को हम बोलते हैं ब्रावियस लैटिस। जो मैंने यहाँ लिखा है ना ब्रावियस लैटिस, तो हम कहाँ कहाँ सॉरी अपने एटम्स को प्लेस कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, हम अपने एटम्स को सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्नर्स पे रखें, मतलब जो तुम्हारा रूम है ना उसके कॉर्नर्स पे रखो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो ऐसे ऐसे इधर इधर, ठीक है। तो ये सबसे प्रिमिटिव तरीका है बनाने का। सो इट इज कॉल्ड एज this. So red point is representing the center of the atom. Red point is representing the center of the atom. Can you get it? Yes, ma'am. तो देखो हमारे पास एक एटम ऐसा था, उसके पड़ोस में हमने एक इधर रख दिया, फिर क्या किया एक एटम लाए उसको उसके ऊपर रख दिया और एक एटम लाए इसको उसके ऊपर रख दिया। अब इनके सेंटर्स हैं ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है। तो अब देखो अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो अपने को एक स्क्वायर दिखेगा। Yes. देखो अब ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम मैच कर पा रहे हो, Yes, ma'am. क्योंकि मैंने Yes, ब्लैक वाला ma'am. पढ़ लिया नहीं बनाया थोड़ा सा, फिर समझने में ना दिक्कत हो जाती है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया यहाँ पर इसके जस्ट बैक साइड में एक दूसरा एटम रखा। लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू फॉलो। फिर इसके बैक साइड में जस्ट इसके पीछे ओवरलैप करते हुए, बट क्योंकि मैं साइड से देख रही हूँ इसलिए मुझे ये थोड़ा सा दिख रहा है। देन अगेन आई केप्ट वन एटम लाइक दिस। नाउ कैन यू इमेजिन देयर विल बी वन एटम ओवर हियर Yes. and one atom at the back which is not visible to me. So now if I join their centers, इसका भी सेंटर, इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर अगर अपन ज्वाइन कर देंगे तो विल यू गेट दिस क्यूब वाला चीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, समझा ma'am. ऊपर वाला Yes, डायग्राम डायग्राम यहाँ पे कहीं होगा। अब समझ में आया ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये क्या है, बिल्कुल प्रिमिटिव है, सिंपल क्यूबिक सेल। दिस इज योर सिंपल क्यूबिक सेल। इसको शॉर्टकट में अपन लिखेंगे SCC, मतलब बार बार इतना बड़ा कौन लिखने वाला है। सो इट इज कॉल्ड एज SCC। डू यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो क्या हुआ,
अब जब हमने इस वे में अपने एटम्स को प्लेस कर दिया, यहाँ पर एटम्स को प्लेस कर दिया। अच्छा, इस क्यूब की ना प्रॉपर्टीज बताओ, इस क्यूब में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो टेल मी ओवर हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? फेसेस समझ रहे हो? कितनी वॉल्स हैं? कितनी वॉल्स तुमको दिख रही हैं? कितनी है? देखो तुम्हारे चारों तरफ 4 हैं और एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई, तो उनको हम बोलते हैं फेसेस। Okay, that is called as a face. See this part is called as the face. So how many you have? 4 surrounding, 1 above and 1 below. Can you get it? Yes, ma'am. 4 surrounding, 1 above and 1 below. 1 below. ठीक है। अब उसके बाद में हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ, जैसे मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस, एजेस समझते हो क्या होता है? जहां पे 2 वॉल्स जाके मिल रही हैं, एक लाइन मिल रही है, तो ये वाला फेस, ये वाला फेस, जहां पे जाके मिल रहा है इसको हम बोलते हैं एज। ओके, कैन यू गेट नाउ व्हाट इज द एज? यही हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12। देखो नीचे के 4, ये वाले 4 एंड ऊपर के 4 और कोने में भी 4। कैन यू फॉलो? यस यस मैम। ऊपर की वॉल और फ्लोर मिलते हैं तो नीचे 4 एजेस दिख रहे होंगे। फिर लेफ्ट वाली वॉल, राइट वाली वॉल जब मिलती है तो ऐसे साइड तुम्हारे चारों तरफ 4 एजेस दिख रहे होंगे। फिर रूफ में तुम्हें 4 एजेस दिख रहे होंगे। सी द नंबर ऑफ एजेस। Can you get it? Yes, ma'am. Then how many atoms are there to make this cube? Number of atoms? 8. Number of atoms 8 require होते हैं, तब जाकर के ये रूम बनता है। ठीक है। अब ये जो रूम में ये एटम जो है वो कितने लोग शेयर कर रहे होंगे? 1 atom will be shared by how many people? See over here, जैसे ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, वो इस रूम का भी पार्ट है, नीचे वाले रूम का भी पार्ट है, ऊपर वाले रूम का भी पार्ट है, इधर का भी पार्ट है, इधर का भी पार्ट है। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? यस मैम। जो तुम्हारा एक रूम का कॉर्नर है, रूफ में कॉर्नर वाला साइड देखो, तुम्हारे रूम का पार्ट है, तुम्हारे राइट साइड के रूम का पार्ट है, तुम्हारे फ्रंट साइड के रूम का पार्ट है। राइट साइड के फ्रंट वाले का पार्ट होगा कि नहीं? 4 लोगों का पार्ट होगा या नहीं होगा? यस यस फिर ऊपर के जस्ट हमारे ऊपर वाले पर्सन का होगा, हमारे राइट वाले के ऊपर वाले रूम का भी पार्ट होगा। वो कॉर्नर जो है वो शेयर हो रहा है 8 लोगों में। Yes, ma'am. 8. Yes, ma'am. See, if I make a circle, supposing I make a circle and I make it the center of the circle is joined by 4 squares. So see yourself, this center is being shared by 4 people in 2D, 2 dimension में तो 4 लोग हो ही रहे हैं। तो अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो इसके ऊपर वाला, इसके पीछे भी और होंगे तो 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। कैन यू फॉलो दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। ओके, सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? ये हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है, ये जो एटम्स थे ये हमारे क्या हैं? कॉर्नर्स। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉर्नर नाउ? यस मैम। Corners. What is the contribution of each atom at the corner? Contribution of each atom which is present at the corner. हमें कितना पार्ट दिख रहा है उसका? At corner. 1 by. How much part are we seeing? कितना पार्ट हमारे रूम में आ रहा है? ये देखो 1/8। अगर 2D में बात करें तो हमें सिर्फ 1/4 दिख रहा है, और अगर हम 3D में बात करें तो आधा, इसका भी आधा पार्ट ऊपर वाला देखेंगे तो हमें कितना दिख रहा है? 1/8। 1/8। So what is the contribution of this corners? का contribution कितना होता है? 1/8। Can you follow this much? Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से बता दीजिए 1/8। देखो ये सर्किल से जॉइन होते हुए कितने हम स्क्वायर्स बना सकते हैं? ये सर्कल कितने लोगों के लिए कॉर्नर की तरह बिहेव कर सकता है? अच्छा, मैक्सिमम कितने कॉर्नर्स की तरह बिहेव करता है? यू आर नॉट एबल। नहीं 2D में बताओ पहले। मैम 4। तुम्हें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 4। और इसके जस्ट ऊपर एक और पर्सन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था तुम्हारे लिए। इसके जैसे ये वाला जो है ये क्या होगा? एक, कितने लोग शेयर कर रहे होंगे? जैसे ये वाला देखो 4 लोग के साथ शेयर होते हुए दिख रहा है।
देखो ब्लू Yes, वाला जो ma'am. मैंने मार्क किया है 4 लोगों के साथ शेयर होते हुए दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर out of the screen, can you imagine there will be more 4 boxes like this? Just out of the screen there will be 4 more boxes like this. Yes, ma'am. So how many people are sharing this corner? 8. 8. Or you can see like this, see over here, back side 4 people are sharing. इसके screen के अंदर more 4 people will be sharing or not? यस मैम। Yes, ma'am. So each corner is shared by how many people? मैम मतलब मैक्सिमम यूनिट सेल्स जितने ले Yes, सकते हैं yes, yes. Can you हम get इसे it? इसे स्फीयर मान के सोचेंगे तो और सही हाँ तो लगेगा। स्फीयर ही मान के सोचेंगे बेटा, यस क्योंकि मैम। particles are spherical in nature, but because we are studying in 2D, we are taking it as a circle. यस मैम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में 3D व्यू रिक्वायर्ड होगा। अब समझ में आया? तुम अब खुद से इमेजिन करो मैम जो ये तुम्हारे, समझ में आ गया कि 8 यूनिट सेल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ लेकिन 1/8 कैसे आया? बेटा अब उस तुम्हें कितना पार्ट दिख रहा है? अपने रूफ का कॉर्नर देखो, अब उसके उसके आसपास कितने लोगों ने उसको जोड़ उसको मतलब कंट्रीब्यूशन दे रहे हो? 8 कमरों में दे रहे हो। अपने रूफ का कॉर्नर देखो, तुम्हारा बगल वाला रूम उस कॉर्नर को शेयर कर रहा है? से यस और नो? यस मैम। फिर तुम्हारे रूम के जस्ट सामने वाला पर्सन भी शेयर कर रहा है, तुम्हारे से ऊपर वाला पर्सन भी शेयर कर रहा है, 8 लोग शेयर कर रहे हैं उस कॉर्नर को। यस मैम। 8 कमरों में ये कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो 8 अच्छा कमरों यस में। मैम समझ गया। तो तुम्हें कितना दिख रहा है? हमारे कमरे में कितना आ रहा है? 1/8। 1/8। कैन यू गेट माय पॉइंट? हमारे रूम पे कितना आ रहा है? यस मैम। 1/8। एक बॉल लिया, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/8 इस रूम पे लगाया, फिर दूसरे रूम पे लेके गए, दूसरे रूम पे लेके गए, तो पूरा बॉल बन जाएगा। यस मैम। पूरा बॉल बन जाएगा। देखो इधर लिया, फिर 1/8 इधर लगा दिया जा करके, फिर अनदर 1/8 लिया, उसको दूसरे रूम पे लगा दिया। ये मैं 2D में बता रही हूँ, बट इमेजिन इट इन 3D। ये देखो 1/8 कंट्रीब्यूशन है तो एक पर्सन को दिखेगा। यस मैम। ठीक है, नाउ सिमिलरली टेल मी, जो एज होता है, ये एज समझ रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है वो कितने लोग शेयर करते हैं? अभी इस वाले डायग्राम पे फिर से देख लो, ये जो लाइन है वो कितने लोग शेयर कर रहे हैं? सपोजिंग ये वाली लाइन देख लो, ये वाली जो लाइन है वो कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 4। यस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजेस? 4 यूनिट सेल्स। Yes. 1/4। तो एक यूनिट सेल में कितना हमें दिखेगा? 1/4। यस। अब इमेजिन योर रूफ का जो एज है वो कितने रूम्स में जा रहा होगा? अपने रूम में है, इस अपने से ऊपर वाले रूम में है, अपने से राइट साइड वाले रूम में है, और राइट साइड के ऊपर वाले रूम में है। तो हमें कितना दिखेगा? 1/4। 1/4 per unit cell. Can I write like this to be more precise so that you understand? यस मैम। Per unit cell. हम एक सेल की बात करते हैं। Can you follow? Yes. यस मैम। ठीक है, अब मुझे ऐसे ही बताओ, जो फेस होता है, फेस कितने, मतलब जो वॉल है वो कितने रूम्स में शेयर होती है? 2। So what is the contribution of face? 1/2. 1/2। Contribution of face, मतलब अगर हम एक बॉल लें तो हमें आधी दिखेगी और आधी छुप जाएगी। Can you understand like this? यस मैम। Per unit cell. ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है सॉलिड स्टेट का। हमें ऐसे ही करना है थोड़ा थोड़ा सा। तो अभी तुम क्या करोगे,